नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A रूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए हमारा ऑनगोइंग टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स जो चल रहा था उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए हमारा जो ऑनगोइंग टॉपिक था केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो क्या है? वो है वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद है वेग समीकरण। वेग समीकरण किस प्रकार से लिखी जाती है? उसके बाद हमने बात की थी वेग नियम की। वेग नियम क्या होता है? नेक्स्ट हमने बात की थी प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? और नेक्स्ट हमने बात की थी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमने बात की थी अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी मॉलिक्युलरिटी या अभिक्रिया की अणु संख्यता किसे कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कोटि और अणु संख्यता में अंतर क्या होता है। कोटि व अणु संख्यता में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी 3 प्रकार की अभिक्रियाएं। शून्य कोटि अभिक्रिया, उसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया, उसके बाद द्वितीय कोटि अभिक्रिया और शतम प्रथम कोटि, तृतीय कोटि। इन सब अभिक्रियाओं के बारे में, ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, आज हम इसकी मैथमेटिकल पोर्शन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमने बात की थी वेग नियतांक की। वेग नियतांक या वेग मात्रक क्या होता है, जिसको K से प्रदर्शित करते हैं, और अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए कौन कौन से वेग नियतांक प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन सा वेग नियतांक वहां पर होता है, इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। इनमें से जिस टॉपिक को हमने ऑलरेडी कर लिया है वो हमने किया है शून्य कोटि, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, अर्थात क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसे हम जीरो ऑर्डर या शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। हमने यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने बात की थी उसके अवकलित वेग समीकरण के बारे में। इसके अलावा हमने बात की थी उसके समाकलित वेग समीकरण के बारे में, और इसके अलावा हमने बात की थी उसके अर्धायु के बारे में। अर्धायु के बारे में हमने बात की थी, और लास्ट हमने बात की थी उदाहरण के बारे में, उसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, जिसमें CH3CO का COCH3 का जो ये है, इसका आयोडीन के साथ में रिएक्शन में हमने देखा था कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है आयोडीन के लिए। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको देखिए किस तरीके से होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया। हम आज बात कर रहे हैं प्रथम कोटि रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। क्रिया कारकों की, अभिकारकों की सांद्रता के
फर्स्ट पावर के या प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन किस पर निर्भर करता है? अभिकारक की, रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है। अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और दूसरी थी केवल एक अभिकारक, केवल एक क्रियाकारक या केवल एक अभिकारक की क्रियाकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है या प्रथम घात पर निर्भर करता है, ये भी ध्यान रखना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की प्रथम घात के, क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है या प्रथम घात पर निर्भर करता है, और केवल एक क्रियाकारक की ही प्रथम घात पर निर्भर करता है। अगर उस अभिक्रिया में उस एक क्रियाकारक के अलावा दूसरे क्रियाकारक भी होते हैं तो उस अभिक्रिया का वेग उन क्रियाकारकों पर निर्भर नहीं करता। अब हम बात करते हैं इसकी समीकरण के, अब हम बात करते हैं इसकी समीकरण के। अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण। और ये अवकलित वेग समीकरण क्या बताती है? अवकलित वेग समीकरण हमें हमेशा बताती है क्रियाकारक की और उस अभिक्रिया के वेग के मध्य क्या संबंध होता है, क्रियाकारक की सांद्रता और उस अभिक्रिया के वेग के मध्य क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, और हम यहां पर बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण के बारे में। सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का वेग केवल एक क्रियाकारक की सांद्रता की प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। ऐसी अभिक्रियाओं में यदि दूसरा क्रियाकारक हो तो अभिक्रिया का वेग उनकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इन अभिक्रियाओं की सामान्य समीकरण क्या है? सामान्य समीकरण है हमारे पास कोई A है और वो A किसके अंदर बदल जाता है? प्रोडक्ट के अंदर बदल जाता है। ठीक है, A किसके अंदर बदल जाता है? प्रोडक्ट के अंदर। अब इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा? जब हम किसके बारे में बात करेंगे? क्रियाकारक के, तो इस अभिक्रिया का वेग होगा माइनस द कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? द कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इज इक्वल टू K1A, इज इक्वल टू K1 द कंसंट्रेशन ऑफ A। तो इसका मतलब क्या है? माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू K1 द कंसंट्रेशन ऑफ A। अब K1 यहां पर 1 क्यों आया है? 1 आया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया होने के कारण। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक सांद्रता इस A की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? A है, और t समय पर उसकी सांद्रता, उसके t समय पर उत्पाद कितना है? t समय जब हो जाएगा तो उत्पाद कितना हो जाएगा? x मोल। तो A की सांद्रता कितनी बच जाएगी? t समय पर A की सांद्रता कितनी बच जाएगी? A माइनस x। t समय पर A की सांद्रता कितनी बच जाएगी? A माइनस x। सबसे पहले देखिए, A से एक अभिक्रिया, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
ए से एक प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है और क्रिया कारक के सापेक्ष इसका जो वेग समीकरण आएगा वो आएगा -dA/dt इक्वल टू K1 द कंसंट्रेशन ऑफ ए की प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए स्मॉल ए है, टी समय पर कितना उत्पाद प्राप्त हो गया x, तो टी समय पर ए की सांद्रता कितनी बच जाएगी a माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब a माइनस एक्स इसकी सांद्रता है, तो हम अगर इस समीकरण के बारे में बात करें, इस समीकरण के बारे में बात करें तो ये समीकरण किस तरीके से लिखी जाएगी, ये समीकरण लिखी जाएगी -dA/dt टी समय पर, -dA/dt कहां, टी समय पर किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा K1a-x के। ठीक है, और अगर हम उत्पाद के संदर्भ में बात करते हैं, उत्पाद के संदर्भ में विद रेफरेंस टू प्रोडक्ट, तो क्या बन जाएगा, देखिए x उत्पाद है तो इसका मान क्या हो जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू K1a-x। तो ये क्या है, ये इसकी अवकलित वेग समीकरण है, ये क्या है, ये इसकी अवकलित वेग समीकरण है। तो देखिए यहां पर माना क्रिया कारक A की प्रारंभिक सांद्रता a मोल है और समय t के बाद उसके x मोल उत्पादक परिवर्तित हो जाते हैं, तो समीकरण 13 को इस a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, समय t पर है, इस a की जगह पर हम a-x लिख सकते हैं और उधर भी a की जगह पर क्या आ जाएगा, a-x आ जाएगा। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो -dA/dt प्लस dx/dt है। अब यहाँ पर जो a है ये स्थिरांक है, तो इसका अवकलन तो शून्य हो जाएगा, बच क्या जाएगा, dx/dt। या हम उत्पाद के संदर्भ में बात करें तो हमेशा dx/dt आएगा, क्योंकि x यहाँ पर उत्पाद के मूल है, तो उत्पाद के संदर्भ में dx/dt बराबर हो जाएगा K1a-x। तो ये क्या है, ये है अवकलित वेग समीकरण, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, अवकलित वेग समीकरण है। और कौन सी रिएक्शन के लिए, ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नोट डाउन कर लीजिए, यह समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण है। और यहां पर आप देखिए क्या है, यहां पर एक चीज दे रखी है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया, अब देखो ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक की t समय के बाद बची हुई सांद्रता क्या है, a-x। और अगर मैं इस K1 को हटा दूं तो ये किस तरीके से लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है dx/dt a-x। ठीक है, तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो वही चीज यहां पर है, इस समीकरण से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, a-x क्या है, a-x है t समय पश्चात बची हुई अभिकारक a की मात्रा। ठीक है, तो ये आगे इसकी अवकलित वेग समीकरण। नेक्स्ट देखिए इसकी समाकलित वेग समीकरण। सबसे पहले मैं यहां पर अवकलित वेग समीकरण लिख देता हूं, अवकलित समीकरण कौन सी है उसको मैं लिख देता हूं, वो है dx/dt इज इक्वल टू K1a-x। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी के बारे में अब देखिए यहां पर क्या है, मान लीजिए हमारे पास समीकरण कौन सी थी, इसको थोड़ा इस तरफ कर लो, हमारे पास समीकरण थी अवकलित वेग समीकरण थी dx/dt इज इक्वल टू K1a-x। अब अगर हम इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हम x की टर्म को एक तरफ लेके आए और इसको उस तरफ लेके जाएं, तो इसका रीअरेंज करने पर कैसे होगा, देखो dx/a-x इज इक्वल टू, ये dt उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, K1dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे समाकलन,
इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनानी है तो इसका समाकलन करेंगे। अब इसका जो समाकलन होगा वो होगा -ln a - x। क्या होगा? समाकलन करने पर -ln a - x इज इक्वल टू, इसके लिए कांस्टेंट डाला हमने c, इसका समाकलन। अब देखो यहां पर सारी की सारी चीजें, dt का समाकलन t होता है और k यहां पर क्या है, k एक कांस्टेंट है तो इसका कोई समाकलन ही नहीं होगा, तो इसका समाकलन क्या हो गया, k1t। और c यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। c यहां पर क्या है, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका समाकलन। ये हमारे पास रिएक्शन थी अवकलित वेग समीकरण। अवकलित वेग समीकरण को रीअरेंज करके हम x के टर्म को एक तरफ लेके आएंगे तो क्या बनेगा, dx अपॉन a - x इक्वल टू k1 dt। इसका समाकलन करेंगे, dx अपॉन a - x का समाकलन होता है -ln a - x और k1 dt का समाकलन होता है t और प्लस c यहां पर क्या है, समाकलन स्थिरांक है। नेक्स्ट देखिए, c यहां पर क्या है, समाकलन स्थिरांक है। नेक्स्ट देखिए, अभिक्रिया के प्रारंभ में जब t बराबर 0 है तो x बराबर 0 होगा। प्रारंभ में अगर t बराबर 0 है, बिल्कुल इनिशियल कंसंट्रेशन, t बराबर 0 है तो x बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अभिक्रिया में उत्पाद बना ही नहीं है तो उस स्थिति में इस समीकरण को, ये वाली जो समीकरण है, यहां पर अगर हम x का मान लिखें तो समीकरण 1 मान लो इसको, यहां पर अगर हम लिखे x बराबर 0 है तो ये समीकरण किस तरीके से हो जाएगी, t भी 0 x भी 0, तो सबके मान रख दिए, t भी 0 है x भी 0 है तो सबके मान रख के समीकरण क्या आ जाएगी, ln a, क्योंकि x तो यहां पर 0 है ही, बराबर किसके हो जाएगा, c के। -ln a इज इक्वल टू c, क्योंकि प्रारंभ में t बराबर 0 है, इनिशियली t बराबर 0 है तो x बराबर भी 0 हो जाएगा, तो -ln a इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, c। ठीक है, अब देखिए ये जो समीकरण है -ln a किसके बराबर है, c के। इस समीकरण यहां पर रखेंगे इसका मान, इसके मान को, ये समीकरण 2 है, मान लीजिए समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो ये जो समीकरण 1 है इसके अंदर इसका मान रख दिया, c का मान क्या है, ln a। देखिए इसको आगे करते हैं, देखो इसके अंदर मान रख दिया, इसका मान तो वैसे का वैसे आएगा, ln a - x बराबर k1t प्लस माइनस, अब इसका मान क्या है, इसका मान आता है -ln a, तो यहां पर ये माइनस ही हो जाएगा, -ln a। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब k1t को एक तरफ ले आओ और a की जो टर्म्स है उनको सभी को एक तरफ ले जाओ, तो आगे किसको रीअरेंजमेंट करेंगे, k1t इज इक्वल टू ln a माइनस ln a वहां पर था, ये सारा का सारा इधर जाएगा माइनस, या हम इसको इस तरफ लेके आएंगे माइनस ln a - x। ठीक है, ln a - x, तो ये किसके रूप में बदल जाएगा, अब यहां से t को उस तरफ लेके जाएंगे, k1 इज इक्वल टू ln, k1 इज इक्वल टू t उस तरफ लेके गए तो 1/t कर दो इसको, 1/t ln a अपॉन a - x। ठीक है, देखो सबसे पहले ये था, इसको इसमें चेंज किया, t इस तरफ लेके गए, k1 इक्वल टू 1/t ln a - x। अब देखो ln का जो समाकलन होता है, या ln को जो लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 2.303 लॉग। ln को हटाने के लिए हम 2.303 लॉग के साथ में इसका गुणा करते हैं, तो ये समीकरण किस तरीके से बदल जाएगी, इस समीकरण को देखो, ये समीकरण बदल जाएगी k1, ये समीकरण बदल जाएगी k1 इज इक्वल टू 2.303t, आगे क्या जाएगा, लॉग a - x। ठीक है, a - x। इस समीकरण को, ये जो समीकरण हमारे पास है, इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, इस समीकरण को कहते हैं प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण। सबसे पहले इसमें किया क्या है, ये हमारे पास पहली समीकरण थी,
उसको परिवर्तित करके हमने इस तरीके से लिखा, उसका समाकलन करने से k1t प्लस c का मान आया। उसके बाद में जब अभिक्रिया स्टार्टिंग में है तो t बराबर यहाँ पर 0 होगा, x बराबर यहाँ पर 0 होगा। उस स्थिति में समीकरण को हम इस तरीके से c की वैल्यू इसके ऊपर रखेंगे, c की वैल्यू लिखने के बाद k1 की वैल्यू निकालेंगे, k1 इक्वल टू 1/t ln a माइनस x, k1 इक्वल टू 2.303 t log a माइनस x। तो ये क्या है, ये इसकी समाकलित वेग समीकरण है। और इसी समीकरण को, इसको विलहेल्मी समीकरण के रूप में हमको लिखना हो, ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का है, ये बहुत बार कंपटीशन के अंदर आता है। इसी को विलहेल्मी समीकरण के कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना हो तो Ct इज इक्वल टू C नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस k1t, इसी को हम किसके रूप में लिखते हैं, विलहेल्मी समीकरण। ये विलहेल्मी समीकरण है, इसको बोलते हैं विलहेल्मी समीकरण, विलहेल्मी समीकरण, विलहेल्मी इक्वेशन। Ct इज इक्वल टू C नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस k1t। C नॉट यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है, Ct यहाँ पर t समय प्रक्रिया कारक की सांद्रता है। अब देखिए हम आश्रित या अंतराल सूत्र के बारे में बात करेंगे। अंतराल सूत्र क्या होता है उसके बारे में समझिए। मान लीजिए हम अभिक्रिया दो समय पर करवा रहे हैं, जैसे माना एक अभिक्रिया समय t1 पर अभिकारक की x1 सांद्रता पर अपघटित होती है, और मतलब अगर t1 समय है, मान लीजिए 10 मिनट तक अभिकारक की x1 सांद्रता अपघटित हुई है, और 10 मिनट बाद मतलब 20 मिनट पर अभिकारक की x2 सांद्रता हुई है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। t1 के लिए तो क्या रहेगा, t1 इज इक्वल टू 2.303 k1 log a माइनस x1, क्योंकि t1 पर कौन सी सांद्रता अपघटित हुई है, x1। t2 के लिए क्या रहेगा, 2.303 k1 log a माइनस x2, क्योंकि t2 समय पर क्या हुई है, x2। अब हमको इसके बारे में ज्ञात करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, हमेशा हम यही करते हैं, t2 माइनस t1 करते हैं, तभी डेल्टा t का मान आता है। तो t2 माइनस t1 बराबर किसके होता है, डेल t के। डेल t बराबर किसके हो जाएगा, 2.303 k1 कॉमन आ गया, log a माइनस x2 ये पहले आएगा, माइनस log a माइनस x1। नेक्स्ट देखिए 2.303 k1 log, अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आपने, a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2, ठीक है, a तो यहाँ पे कॉमन ही है, तो log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 बराबर किसके आ जाएगा, 2.303 k1 log c1 अपॉन c2। c1 c2 कंसंट्रेशन ही होता है, तो डेल्टा t किसके बराबर आ जाएगा, 2.303 अपॉन k1 इज इक्वल टू log c1 अपॉन c2। तो अब देखो इससे हमें ये समझ, इसको बोलते हैं अंतराल समीकरण, इसको बोलते हैं अंतराल समीकरण। लेकिन ये समीकरण केवल तभी लागू की जा सकती है जब हमारे पास दो समय दिए गए हों और दो ही प्रकार की सांद्रता हो। समय t1 पर अभिकारक की सांद्रता x1, समय t2 पर अभिकारक की सांद्रता x2, t1 पर a माइनस x1, t2 पर a माइनस x2, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डेल्टा t 2.303 k1 log a माइनस x2 माइनस log a माइनस x1। तो इसको लिख सकते हैं 2.303 k1 log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। तो डेल्टा t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log c1 अपॉन c2 हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसका एक उदाहरण है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए t बराबर 0.5, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए t बराबर 0.5 और t बराबर 0.999 में संबंध प्राप्त कीजिए। तो किस तरीके से आएगा, डेल्टा t में t2 की वैल्यू क्या रखी है, t बराबर 0.999 माइनस t बराबर 0.5 इज इक्वल टू 2.303 k1 log 0.5 अपॉन 0.001। तो ये 0.99 का टर्म होता है यहाँ पर, इसको इसी तरीके से लिखते हैं। a माइनस x1 है, 0.5 दे रखी है और इन दोनों की वैल्यू, तो इन दोनों का आपस में करेंगे तो log 2.699, डेल्टा t किसके बराबर आ जाएगा, 6.2 बराबर k, ठीक है, यहाँ पर 0.99। नेक्स्ट देखिए इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। ये सभी अभिक्रियाएं किस पर निर्भर करती है, ये सभी अभिक्रियाएं कौन से समीकरण का पालन करती हैं, इस समीकरण का पालन करती हैं, ठीक है। ये समीकरण कौन सी है, ये है k1 इज इक्वल टू 2.303t log a माइनस a अपॉन x, ठीक है, ये इसकी a अपॉन a माइनस x, तो इस समीकरण का सारी के सारी पालन करती हैं। इन सभी के लिए जो मात्रक होता है, इन सभी का मात्रक जो है, इनका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। तो ये ध्यान रखनी है,
इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है, हमेशा इस चीज को आपको याद रखना है। इसका मात्रक अकेला होगा सेकंड इनवर्स, अर्थात इसका जो मात्रक होता है ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम का मतलब फर्स्ट का मतलब -1, तो यहाँ पर केवल सेकंड आएगा, सेकंड -1, और इसका जो कांस्टेंट होता है वो इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, केवल समय पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमारे पास समीकरण ये थी, जिसको यहां पर ये लिखा गया है, समीकरण ये थी 2.303 t log a माइनस एक्स। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहां से a माइनस एक्स को इस तरफ लेके आ सकता हूं, लिख लिया log a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी उस तरफ चला गया, के टी का मतलब है टाइम, 2.303 t प्लस log a, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी t भी था इधर, ये देखिए ये 2.303 t था, 2.303 t था, तो t इसके साथ में चला गया, kt 2.303 t प्लस log a, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये क्या होगी, अब एक समीकरण बन गई y बराबर mx प्लस c, ये समीकरण बनती है y बराबर mx प्लस c, जो कि किसी भी ग्राफ की समीकरण होती है। किसी भी चीज को अगर हम ग्राफीय निरूपण के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसके लिए हम एक समीकरण बनाते हैं, वो होती है y बराबर mx प्लस c, ठीक है। इस mx प्लस c में हमेशा जो m होता है ये होता है स्लोप या ढाल, और जो c होता है ये होता है अंतःखंड, ठीक है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। x यहाँ पर वेरिएबल होता है। उपयुक्त समीकरण एक सीधी समीकरण है, m स्लॉप और c अंतःखंड है, तो log a माइनस एक्स को अब होगा किसके बीच में, हमेशा ध्यान रखना है जो ये समीकरण होगी y प्लस एक्स के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा। इन समीकरणों में जो ग्राफ होगा वो y प्लस एक्स के बीच में खींचा जाएगा। तो अब यहाँ पर y क्या है, जो हमने इस समीकरण में दिखा है, y क्या है, log a माइनस एक्स है, ठीक है, और x यहाँ पर क्या है, जो चीज वेरिएबल हो सकती है, तो वेरिएबल क्या है, t, ठीक है, ये y है ये x है, तो हम इस जगह पर y रखेंगे, इस जगह पर x रखेंगे, और इसकी इस तरीके से एक समीकरण आ जाएगी, ठीक है। इसमें ये जो है ये जो ढाल यहाँ पर आ रही है, इस ढाल को क्या बोलते हैं, इस ढाल को बोलते हैं m, ये होता है m, और ये इतनी जो जगह है ये होता है अंतःखंड, इंटरसेप्ट, और ये c से प्रदर्शित किया जाता है। सीधी रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि mx प्लस अलग अलग प्रकार की समीकरण होती है, किसमें सीधी रेखा प्राप्त होनी है, कौन सी हाइपरबोलिक है, ये अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार के ग्राफ होते हैं, इसी समीकरण से सारे बनते हैं। mx प्लस सी हो गया, उसके अलावा माइनस सी हो गया, उसके अलावा स्क्वायर इसके पावर में कुछ आता है, तो उस तरीके से अलग अलग प्रकार के इसमें समीकरण बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से log a माइनस एक्स मतलब y और x के बीच में, ये y है ये x है ये m है, ये किसके बराबर होगा, ये जो है ये स्लॉप क्या है, m किसके बराबर है, a k1 इक्वल टू 2.303, ये k1 माइनस है, तो k1 ये जो स्लॉप है ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस k1 अपॉन 2.303, और ये जो इंटरसेप्ट होगा ये किसके बराबर होगा, c के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, log a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट इसी के अंदर अगली टर्म है, अगली चीज है, वो है अर्धायु, जो हमने पहले भी बात की थी, अर्धायु या हाफ लाइफ। इसके बारे में आप जानते हैं, अर्धायु या हाफ लाइफ के बारे में आप जानते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता जब मूल सांद्रता की आधी रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो उसे उस अभिक्रिया का अर्धायु कहा जाता है। तो देखिए अर्धायु काल क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का एक लक्षण है कि इनकी क्रिया कारक की सांद्रता को आधा करने में जो लगा हुआ समय होता है वो क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखना है, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। हमारे पास समीकरण जो मैंने आपको पहले बता दी, ये समीकरण है हमारे पास। अब देखिए समीकरण में यदि आप हाफ लाइफ लेंगे तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी हाफ, और उसकी जो x है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2। तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 k1 log a माइनस a/2, तो log a/2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो a से सब ये कैंसिल होगा, तो 2.303 k1 log 2, 2.303 k1 log 2 की वैल्यू अगर हम रखें, ठीक है,
अगर log 2 की वैल्यू रखें तो टी हाफ किसके बराबर आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा 0.693 अपॉन K1 के। अब देखो यहाँ पर A है ही नहीं, ये इसकी अर्धायु की समीकरण होती है। ये कौन सी समीकरण है, ये इसकी अर्धायु की समीकरण है। और यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर A है ही नहीं। जब यहां पर A नहीं है तो इसका मतलब प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका वेग, उसकी जो अर्धायु होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती, अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती, केवल K1 पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब इससे एक और चीज हमको मिलती है, ये और ये सब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू भी लगभग अलग अलग अभिक्रिया के लिए कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। कृषि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 75% या 3/4 पूरा होने में लगा समय भी प्रथम कोटि की इसी समीकरण से दिया जा सकता है। K1 = 2.303 T3/4 log A 1 -0.75। हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता 1 थी और उसके बाद कुछ समय के बाद सांद्रता क्या रहेगी, 0.75 रहेगी। ठीक है, तो T3/4 बराबर किसकी हो जाएगा, 2.303 K1 log 4। log 4 की वैल्यू रखने के बाद क्या आ जाएगा, 2.303 K1 = 0.6021। तो वैल्यू इसकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी T3/4 = 1.3866 अपॉन K1। तो ये किसके लिए है, ये है T3/4 के लिए और ये किसके लिए है, T हाफ के लिए। ठीक है, ये तो जब वो 75% कंप्लीट हो जाएगी उसके लिए, और ये तब है जब वो 50% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये आगे इसके कुछ उदाहरण हैं जिनको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, इसका पहला एग्जांपल है एजोआइसोप्रोपेन का ऊष्मीय अपघटन। ये एजोआइसोप्रोपेन है, इसका ऊष्मीय अपघटन करेंगे। ऊष्मीय अपघटन करने से नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है और हमें हाइड्रोकार्बन की उत्पत्ति यहाँ पर होती है। गैसीय अभिक्रिया है, क्रियाकारक की सांद्रता को दाब के रूप में प्रकट किया जाएगा। T बराबर 0 है तो दाब भी क्या हो जाएगा, P0। माना समय T पर तीनों पदार्थों के आंशिक दाब Pa, P6H14 और Pn2 है। यदि T समय पर एजोआइसोप्रोपेन के विघटन से उसके दाब में X की कमी आती है तो C6H14 = Pn2 = X। तो Pa बराबर P0 - X। Pa किसके बराबर हो जाएगा, P0 - X। और Pa यहाँ पर क्या है, Pa यहाँ पर जो है क्रियाकारक का दाब है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उस अभिक्रिया का कुल दाब उसमें उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो वही हम यहाँ पर करें, Pa की वैल्यू रख दो। Pa की वैल्यू कितनी है, P0 - X। P6H14 की वैल्यू कितनी है, X। और Pn2 की वैल्यू कितनी है, X। तो इन सभी को रखने से वैल्यू क्या आएगी, P = P0 प्लस माइनस में से एक कैंसिल हो गया तो एक प्लस बच गया, P = P0 + X। या हम ये कह सकते हैं X = P - P0। X का मान इसमें रख दिया तो इन सभी की वैल्यू आ जाएगी। तो Pa की वैल्यू भी क्या आ गई, Pa की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2P0 - P। अब एजोआइसोप्रोपेन की Pa की वैल्यू क्या आ गई, P0 - P - P0 = 2P0 - P। तो ये किसकी वैल्यू है, ये Pa की वैल्यू है। एजोआइसोप्रोपेन की प्रारंभिक सांद्रता A दाब P0 के समानुपाती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये P0 इसलिए आया है क्योंकि इस प्रकार की जो गैसीय अभिक्रियाएं होती हैं उनमें सांद्रता को हमेशा दाब के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि T समय पर इसकी सांद्रता A - X Pa के समानुपाती है। तो समीकरण क्या बन जाएगी, K1 = 2 पर, ये क्या था प्रारंभिक, ये है T समय पर, K1 = 2.303 T log P0 अपॉन Pa। तो K1 = 2.303 T log P0। अब Pa का मान कितना है, 2P0 - P। इसकी यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। नेक्स्ट देखो, अब इसी तरीके से बाकी सभी अभिक्रियाओं के लिए भी आ जाएगा। इन सभी अभिक्रियाओं के लिए भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इसका दूसरा एग्जांपल है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल ये होता है, इसके निर्जलीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलता है। इसके लिए जो आयतन होता है, इसका स्टार्टिंग आयतन कितना होगा, V0, और T समय के बाद इसके आयतन को क्या लिखा है, Vt के बराबर। तो इसके लिए समीकरण क्या बन जाएगी, K1 = 2.303 अपॉन T log V0 अपॉन Vt। ठीक है, नेक्स्ट अगली अभिक्रिया H2O2 का विघटन जलीय विलयन में अमोनियम नाइट्राइड का विघटन। और इसके अंदर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये चार हमने इसके एग्जांपल किए, एक इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है, रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है उसको हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया माना जाता है। रेडियो एक्टिव विघटन,
रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है उसको हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया माना जाता है। तो इसमें 4 प्रकार की अभिक्रियाएं, सबसे पहले हमने एजोआइसोप्रोपेन के बारे में बात की, उसके बाद ऑक्सैलिक अम्ल के बारे में, उसके बाद H2O2 के बारे में, और उसके बाद जलीय विलयन में जो अमोनियम नाइट्रेट है इसके विघटन की, इसकी अभिक्रिया एक बार आप थोड़ी सी देख लो जिससे कि आप इसको नोट डाउन कर सको। V infinity माइनस VT, और इसके लिए आप अभिक्रिया A माइनस X है तो A माइनस X इसकी अभिक्रिया है। तो इस तरीके से हमने आज बात की है प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में, प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग समीकरण क्या होती है उसके बारे में। इसके अलावा जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, उसकी अंतराल समीकरण क्या होती है, उसकी अवकलित और समाकलित वेग समीकरण क्या होती है, उसकी अर्धायु क्या होती है और वो किस पर डिपेंड करती है, y बराबर mx प्लस c की समीकरण है या नहीं, किस प्रकार से उसका स्लोप आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में। तब तक आप इन सभी चीज़ों को देखते रहें और आराम से इनके नोट्स बनाते रहें। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।